प्यारे साथियों नमस्ते, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आई होप आपको कल का लेक्चर जो नया अपन ने चैप्टर शुरू किया है वो पढ़ने में बढ़िया सा एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम ताज़ी ताज़ी हवा खा रहे हो आप लोग। और अभी तो कोरोना भी थोड़ा कम हो गया तो बढ़िया चल रहा होगा सब कुछ। तो आज अपन ले रहे हैं अपने उसी चैप्टर का लेक्चर सेकेंड कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने कल लेक्चर कहाँ पर छोड़ा था, आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर जो था हमारा, कि हमने देखा था कि कैसे हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। कल की क्लास में हम अगर एक क्विक रिवीजन लें छोटा सा, जो लास्ट क्लास थी, तो उसमें हमने ये समझा था कि है ना कि कोई केमिकल इक्वेशन या केमिकल चेंज होता क्या है, पहले तो वो समझे थे। फिर उस केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कैसे करें वो समझे थे। फिर रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वर्ड इक्वेशन की डेफिनेशन थी वो समझे थे। फिर हमने वर्ड इक्वेशन की डेफिनेशन के बाद में देखा था कि हमारे पास में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कुछ होती है, वो भी देखी थी फिर अपन ने। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि चलो अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। तो पहला सवाल उठा था कि बैलेंस करने की जरूरत क्या है। तो हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है। उसके आगे हमने क्वेश्चन यहीं पर छोड़ा था कि कैसे करें बैलेंस। तो उसके लिए हमारी बुक में ना कुछ एक स्टेप्स दे रखे हैं, एक मेथड दे रखा है। तो हम वो मेथड लेंगे, वो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ना हम लोग ये जो मेथड सीखने वाले हैं, ये जो स्टेप्स सीखने वाले हैं, ये हमें याद नहीं रखना है। इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये क्योंकि स्टेप्स हमारी बुक में दे रखे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इनको ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा ही आपको बता दूंगा कि कैसे हम लोग जो है बैलेंस करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम स्टेप से गो थ्रू हो लेते हैं। तो आ जाओ, चलो शुरू करते हैं फिर अपन। तो हमारे पास में कुछ एक स्टेप्स हैं किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। या रिएक्शन नहीं, इक्वेशन हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम बैलेंस जो है इक्वेशन को करते हैं, रिएक्शन तो एक चेंज है, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास में? टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट वी ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। कहने का क्या मतलब है, पहले आप बेसिक स्केलेटल इक्वेशन तो लिखोगे, वो तो समझ ही गए थे अपन, वो लिखोगे। तो उसके हर एक फॉर्मूला के चारों तरफ हमें क्या बनाने हैं, डब्बे बनाने हैं ऐसे। अच्छा, कैसे बनाने हैं? ऐसे डब्बे बनाने हैं, दिख रहे हैं आपको, ये डब्बे बनाने हैं। अच्छा, लेकिन अब क्वेश्चन होगा आपके मन में कि सर डब्बा क्यों, व्हाई डू वी नीड सच टाइप ऑफ बॉक्सेस अराउंड दीज फॉर्मूलाज? तो देखो, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। उसके पहले, मतलब ये रीजन समझने से पहले, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है ना कि सर यहाँ पर H2O ही क्यों है फॉर्मूला, H3O क्यों नहीं है, H2O4 क्यों नहीं है, या Fe3O4 क्यों है सर, Fe2O6 क्यों नहीं है सर, H2 क्यों है सर, H7 क्यों नहीं है, ये अगर क्वेश्चन है आपके मन में, तो वही कारण है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वही कारण है, हमें इनके चारों तरफ बॉक्सेस बनाने पड़ रहे हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड बॉक्सेस। तो देखो, बॉक्सेस क्यों बना रहे हैं हम लोग, समझना क्यों। क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूला है ना किसी भी कंपाउंड का, जैसे H2O है हमारे पास में, तो ये बेसिक फॉर्मूला फिक्स्ड है, इस फॉर्मूला को नहीं छेड़ सकते अपन। मतलब अपन अपनी मर्जी से बैलेंस करने के लिए यूं नहीं कर सकते कि अपन है ना कि सर हम यहां भी 2 लगा देंगे, एक अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते कि नहीं सर इसको हमें हाइड्रोजन को 4 करना था ना, तो H2 की जगह यहीं 4 कर देंगे, हम ऐसे लिख देंगे फॉर्मूला। नहीं कर सकते यार। बेसिक जो फॉर्मूला है वो फिक्स रहेगा, उस फॉर्मूला में हमें कोई चेंज नहीं करना है। H2O है तो H2O ही रहेगा। अगर हमें कोई नंबर लगाना है बैलेंस करने के लिए तो 3, 4, 5, 6 जो भी लिखना है वो यहीं लिखना है, इसको हम नहीं छेड़ सकते, फॉर्मूला को नहीं छेड़ सकते। सिमिलरली आप यहाँ देखोगे Fe3O4 है, भैया इसको नहीं छेड़ सकते आप। आपको कुछ 2 लगाना है, 3 लगाना है, 5 लगाना है, 7 लगाना है, वो इसके आगे लगाओगे आप, फॉर्मूला फिक्स रहेगा। तो यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, हमारी जो इक्वेशन हम लिखते हैं उसके चारों तरफ क्या बनाते हैं, हर एक फॉर्मूला के चारों तरफ बॉक्सेस बनाते हैं। तो देखो आप, बिकॉज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, क्या कह रहे हैं, बिकॉज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड कैन बी चेंज टू बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। मतलब हम अपनी मर्जी से किसी भी फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते हमारे अकॉर्डिंग बैलेंस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां समझो, जैसे यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम प्रोडक्ट्स में देखें तो ऑक्सीजन कितना है, 4, और अगर हम लोग कहां देखें, रिएक्टेंट्स में देखें तो ऑक्सीजन कितना है, 1। तो हमें यहां पर कायदे से ऑक्सीजन के कितने एटम्स चाहिए, 4 चाहिए, तो दोनों तरफ वो बैलेंस होगी, नहीं तो 3 तो गायब हो रहे हैं हमारे ऑक्सीजन यहाँ पे। तो हम यहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि ना यहाँ 4 है यहाँ 1 है तो हम यहाँ 4 लगा दें, साहब काम हो गया साहब, 4 हो गया यहाँ पर भी। अरे फॉर्मूला चेंज हो गया, फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हो आप, समझ रहे हो इस बात को। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप है कि हमें बॉक्सेस बनाने। और टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे अपन, तो सिंपल तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड स्टेप हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे,
हम लिस्ट करेंगे जो भी हमारे पास में एटम्स है ना अलग अलग एलिमेंट्स के, तो उनका नंबर कितना है इक्वेशन जो हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन में है उसमें कौन सा एटम कितनी बार आ रहा है ये हमें पता करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस करेंगे ना। जैसे ये अपन ने टेबल बना दी और ये रही अपनी इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में आप नोटिस करो यहां पर कि भाई आयरन जो है वो कितनी बार है लेफ्ट हैंड साइड में बोले तो रिएक्टेंट्स में। देखो आयरन कितनी बार है रिएक्टेंट्स में, ये 1 बार है तो मैं यहां लिख दूंगा 1। अच्छा प्रोडक्ट्स में कितनी बार है आयरन, 3 बार है, 3 तो यहां लिखेंगे 3, Fe3 है ना क्योंकि। बोले साहब ठीक है। हाइड्रोजन कितनी बार है रिएक्टेंट्स में बोलो, तो हाइड्रोजन है हमारे पास में 2 बार है रिएक्टेंट्स में। हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स में कितनी बार है बोलो, बोलो यहां बोलो, देखो ये कितनी बार है, 2 टाइम्स है। हाइड्रोजन तो बराबर ही है। ऑक्सीजन देखो कितनी बार है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में कितनी बार है, 1 बार है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में कितनी बार है, 1 बार है। प्रोडक्ट्स में कितनी बार है, तो हम देख रहे हैं 4 टाइम्स है। तो अब हमें यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि यार बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रखी है इस रिएक्शन में, तो अनबैलेंस है। यहाँ पे आयरन 1 है, वहां 3 है, यहाँ 2 है, चलो ऑक्सीजन 1 और 4 क्या लगा रखा है, ये तो बिल्कुल अनबैलेंस्ड है। तो अब हमें इसको बैलेंस करना है। समझ में आई आपको वाली बात, पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कितनी बार है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, अब बैलेंस करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में स्टेप नंबर 3 है। तो हम क्या करेंगे, उस एटम को चुनेंगे बैलेंस करने के लिए जिसका नंबर सबसे ज्यादा दे रखा है, मतलब एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिसके एटम्स सबसे ज्यादा है ना हमारी केमिकल रिएक्शन में, उससे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। समझ में आई आपको ये वाली बात। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4। हम इस क्राइटेरिया को देखते हुए हम किसको यहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं, Fe3O4 को, और उसमें भी किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को। क्योंकि आप देख लो इन सब में ऑक्सीजन का नंबर सबसे ज्यादा है। भाई यहां पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं जबकि यहां पर 1 ही एटम है। ये एक बस अपने मन में बैठा लो, उसको चुनेंगे जिसका नंबर हमें सबसे ज्यादा दे रखा है। अच्छा ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को यूज करके हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, अब उसको बैलेंस करना है अपने को। ठीक है, नाउ टू बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम्स, देखो कैसे करेंगे हम लोग। अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर कि ऑक्सीजन के एटम्स कहां पर कितने हैं। तो हमने कहा एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल और टू बैलेंस। इनिशियली रिएक्टेंट्स में कितने हैं, यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, 1। किस में है, H2O में लिख दिया अपन ने, ठीक है साहब। यहां लिखा अपन ने प्रोडक्ट्स में, ये रहा प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में कहां है ऑक्सीजन, ये रही, कितनी है, 4 इन Fe3O4, इन Fe3O4, ये रहा हमने यहां पर प्रोडक्ट्स में लिख दिया। कोई डाउट यहां पर, कोई दिक्कत बोलो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमें बैलेंस करना है। अच्छा कैसे करेंगे बैलेंस, तो देखो बैलेंस करने का क्या तरीका है, हमें इस तरफ भी अगर 4 ऑक्सीजन मिल जाए तो बैलेंस हो जाएगा, काम हो जाएगा अपना। तो क्यों ना हम H2O के 4 मॉलिक्यूल ले लें, ये पूरा फॉर्मूला ही 4 बार ले लें अपन। कहने का मतलब है एक तो है, एक बार और, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एक बार और, एक बार और, एक बार और, कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। हाइड्रोजन तो कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4। तो यही तो हम चाह रहे थे, लेकिन 4 बार लिख नहीं सकते ना, इतनी जगह नहीं है हमारे पास में। तो हमने क्या किया, हमने इसके आगे 4 लिख दिया कि भाई हमने 4 बार पानी ले लिया, मतलब पानी का मॉलिक्यूल ले लिया, H2O ले लिया, तो ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। और हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 8 बार। कैसे पता चल रहा है, 4 को जो नीचे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में आगे, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 टाइम्स 8, 8 टाइम्स हम कह रहे हैं कि हमने हाइड्रोजन लिया है यहां पर। सही बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो, नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी कोई दिक्कत यहां पर आपको। अब यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग कि टू बैलेंस हमने क्या किया, रिएक्टेंट्स में 1 जो था ना, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। और यहां आप देखो इन प्रोडक्ट्स में तो 4 Fe3O4 है हमारे पास में, तो वो तो 4 का 4 ही है, उसको नहीं छड़ रहे पर। सही बात है, समझ में आई आपको वाली बात। बड़े आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं कि यहां पर हमने इसको बैलेंस कर दिया। ये आप चाहो तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने बताया, इसका मतलब ये है। तो अब आगे देखोगे नेक्स्ट पेज पे, तो यहां पर अपन ने 4 लगा दिया है ऑलरेडी इसके आगे, H2O के आगे, बाकी एज इट इज लिखी हुई पूरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर नोटिस करेंगे ना तो बाकी चीजें अभी भी बैलेंस नहीं है। जैसे लोहा यहां पर 3 है, आयरन यहां 1 ही है, गड़बड़ है ना। हाइड्रोजन यहां 2 है, यहां पर 8 है, तो गड़बड़ है, ये भी बराबर नहीं है। तो ये कैसी इक्वेशन बनी है हमारे पास में, आप देखोगे बुक में बोलता है पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन।
पार्टली मतलब आधी अधूरी इसको बैलेंस हुई है, पूरी बैलेंस नहीं हुई है। और यही हमारा अब स्टेप 4 है, क्या कि हम इक्वेशन को चेक करेंगे। वील एग्जामिन द इक्वेशन अगेन, वापस चेक करेंगे। एंड इफ देयर आर अदर अनबैलेंस्ड एटम्स, अगर अभी भी अदर जो दूसरे अनबैलेंस्ड एटम्स हैं तो वील फॉलो स्टेप्स 2 एंड 3 अंटिल द इक्वेशन इज बैलेंस। तो हम स्टेप्स 2 और 3 जो था उसको वापस फॉलो करेंगे। कब तक फॉलो करेंगे? जब तक पूरी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाती। मतलब बार बार करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर करेंगे, फिर चेक करेंगे कि यार बैलेंस हुई कि नहीं हुई। सिंपल सी बात है। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? तो देखो अब क्या है हमारे पास में सीन यहां पर कि नाउ हेयर वील बैलेंस द हाइड्रोजन एंड आयरन एटम्स रेस्पेक्टिवली। अब एक तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है और दूसरा हमें आयरन को बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे? देखो यहां पर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, पहले हम किसको बैलेंस कर रहे हैं? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। तो देखो कैसे करोगे। हाइड्रोजन के हमारे पास में यहां पर हम देखें अगर इक्वेशन में, वैसे इसमें हो गया है ऑलरेडी बैलेंस, तो अगर आप इसमें नोटिस करोगे इस इक्वेशन में पहले यहां 4 नहीं था, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में हाइड्रोजन के कितने थे रिएक्टेंट्स में? 8 एटम्स हैं। कितने हैं? 8 एटम्स हैं इधर। और प्रोडक्ट्स में कितने हैं? 2 ही एटम्स हैं हमारे पास में। बोलो कितने हैं? 2। तो कैसे करेंगे बैलेंस? तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स वाले को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहां पर तो 8 है ही। और यही काम अपन ने किया। देखो कैसे किया। यहां पर हमारे पास में 4H2O था और यहां पर हम देख रहे थे तो 2 ही हाइड्रोजन थे। तो हमने जैसे ही आगे 4 लगा दिया, 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। 4 2 टाइम्स कितना हो गया? 8 हो गया। तो वो बैलेंस हो गया अपना। हाइड्रोजन का नंबर भी कैसा हो गया? बैलेंस हो गया। अब क्या बच रहा है? अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है हमारे पास में आयरन को बैलेंस करना। भाई इक्वल करना है कुछ भी करके, तिगड़म तिगड़म लगा करके, लॉजिक लगाना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। सिंपल सी बात है। तो आयरन को बैलेंस कर लेते हैं। अब एटम्स ऑफ आयरन की बात हो रही है तो रिएक्टेंट्स में हम देख रहे हैं अभी भी कितना है? उस तरफ 1, और प्रोडक्ट्स में कितने हैं हमारे पास में? 3 हैं आयरन के इस वाले फॉर्मूला में Fe3O4 में। अच्छा अब क्या करें? सिंपल है, इधर 3 करना है अपने को। तो 3 से 1 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पे 3 का 3 है। क्लियर हुई बात? देखो अब क्या है हमारे पास में? 3 4 और यहाँ पर है हमारे पास में 3 है ही, तो यहाँ हम बस हमने 3 लगा दिया आगे। तो ये Fe3O4। अब आप चेक कर लो इस इक्वेशन को, ये बैलेंस हो चुकी है। तो बस नाउ व्हेन वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स व्हाट वी फाइंड दैट द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ हो गया अपना काम, कर दी बैलेंस। अब आप सोचोगे सर हर रिएक्शन में इतने सारे हम डब्बे बनाएंगे, इतनी बार रिएक्शन लिखेंगे केमिकल, तो हमारा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा इतनी सारी इक्वेशंस लिखने में बार बार। तो मैंने आपको बोला था ना कि यही काम अपने को नहीं करना, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही नहीं है इसको। तो हमने क्या कर रखा है सिस्टम अपना, देखो यहाँ पर दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। असल में और कुछ भी नहीं है, केवल हम हिट कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। मतलब एक बार ट्रायल करते हैं, फिर चेक करते हैं कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, फिर गड़बड़ है तो मिटा लो, बली चाहिए तो फिर वापस से कोई और नंबर लगाओ, फिर वापस से कोई और नंबर लगाओ। तो हमें दरअसल ये सारे स्टेप्स एज इट इज फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मेथड वैसे भी हिट एंड ट्रायल है ना। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा, अगर आप थके नहीं हो, वैसे अगर आप थक गए हो तो पानी पी सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, लेकिन अगर आप थके नहीं हो, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है वीडियो, तो हम कंटिन्यू करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, ये इक्वेशन आप ध्यान में रखना, इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा लॉजिक से समझने की कोशिश करें, यहाँ पर मैं, लोहा है और पानी है, ये रहा लोहा, तो लोहे पे पानी डाल दो, वहां पे ये बन जाना चाहिए, हाइड्रोजन गैस बन जानी चाहिए, और हमारा क्या बन जाना चाहिए, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बन जाना चाहिए। बोले तो मतलब फेरिक ऑक्साइड ऐसे समझ लो, जंग लग गया, चलो यूँ समझ लो आप, ठीक है। या चलो कुछ रिएक्शन हो गई, जंग मत बोलो, कुछ रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजन गैस हाथों हाथ बननी चाहिए, यही मतलब है इसका। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा सर आप थक गए, तो एक स्टूडेंट बोला कि नहीं हम तो थकते ही नहीं सर, हम तो, आप बोलो बहुत एनर्जी हम में, और उसका नाम है अपना छोटू साइंटिस्ट। क्या नाम है? छोटू साइंटिस्ट। तो छोटू साइंटिस्ट जो है अपना, इसने कहा सर ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं करके देख लेता हूँ, लोहा भी है घर पे, पानी भी बहुत है, पानी की कमी नहीं है, लोहा लेके बैठ गया, उसके ऊपर पानी डाल रहा है। क्या कर रहा है छोटू साइंटिस्ट? आयरन के पीसेस पर पानी डाल रहा है। तो मैंने कहा भाई कुछ हुआ? तो बोला नहीं सर कुछ हो ही नहीं रहा सर, आप करके देख लेना घर पे, कुछ भी है लोहे का, पानी डाल के देख लेना ना उस पर, और बताना फिर मेरे को होता है कि नहीं होता है। तो अब मैं कहा नहीं हुआ, ये टेंशन में आ गया छोटू साइंटिस्ट, तो इसने ना एक गड़बड़ कर दी, पूरी क्लास नहीं देखी अपनी, अभी चला गया उठ करके एक्सपेरिमेंट करने। तो अभी क्यों नहीं हुआ उसका एक्सपेरिमेंट अपन वो समझते हैं,
ठीक है क्या? अभी जो मैं चीज आपको पढ़ाने वाला हूं उससे आपको ये आंसर मिल जाएगा कि छोटू साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो, हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। किसी केमिकल इक्वेशन को हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? अगर हम ये समझ लेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बन सकती है, तो हमें इस बात का आंसर यहां पर मिल जाएगा कि हमें क्या करना था। अभी भी वो केमिकल इक्वेशन जो है अधूरी है, उसमें हमें ना चाहे तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वहां पर हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी जो है फिजिकल स्टेट होती है अपने पास में मैटर की? तो आप देखो, हम ये बता सकते हैं ना कि जो चीज हम ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन करने के लिए वो सॉलिड है कि नहीं है, वो लिक्विड है कि नहीं है, एल से लिख करके, वो गैस है कि नहीं है, या फिर वो एक्वस है कि नहीं है। यहाँ पर एक्वस का मतलब होता है कि किसी भी चीज का वाटर सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्ट का वाटर सॉल्यूशन। जैसे नमक है आपके पास में, तो नमक NaCl तो सॉलिड है S, लेकिन अगर आप उसको पानी में घोल करके किसी रिएक्शन में काम में ले रहे हो तो वो उसके आगे लिखा जाएगा AQ, जिसका मतलब होता है एक्वस, और इसका मतलब होता है वाटर सॉल्यूशन। समझ में आई आपको वाली बात? तो ये जो सिंबल्स हैं, हम किसी भी केमिकल फॉर्मूला के अलोंग, मतलब साथ में लिख करके उस रिएक्शन में बता सकते हैं ना कि ये जो हमने यहां पर लिखा है, ये जो चीज हम काम में ले रहे हैं वो सॉलिड है कि गैस है कि कौन सी है। तो ये और इंफॉर्मेटिव बना देगी, क्योंकि भाई हो सकता है ना कि किसी रिएक्शन में पानी को आप है ना गैस की तरह यूज में ले रहे हो, वाटर वेपर काम में आ रही हो, और किसी में हो सकता है लिक्विड ही काम में आ रहा हो। समझ में आई आपको वाली बात? कहीं हो सकता है नमक सॉलिड में ले रहे हो आप, कहीं हो सकता है नमक को पानी में घोल करके ले रहे हो आप। तो ये अगर आप मेंशन कर दोगे तो बढ़िया हो जाएगा ना, छोटू साइंटिस्ट जल्दी समझ जाएगा, फिर अपना गलती नहीं करेगा। तो अब आप आई होप समझ गए होंगे कि छोटू साइंटिस्ट ने क्या गलती की थी। कोई ना, ये देखो छोटू साइंटिस्ट ने क्या गलती की थी। यहां पर हमें वाटर जो है ना वो किस स्टेट में लेना है? गैसियस स्टेट में लेना है। मतलब पानी को हमें स्टीम होती है ना, वाटर की जो स्टीम, भाप जो होती है, उस फॉर्म में लेना है। तो जब आप उसके आयरन सॉलिड से रिएक्शन कराओगे तो Fe3O4 बनेगा और 4H2 हमें मिलेगा। ठीक है, समझ में आएगी आपको वाली बात? तो ये भी यहां पर जो बन रहा है सॉलिड है, और जो हाइड्रोजन गैस बन रही है वो भी कैसी है? गैसियस स्टेट में है। तो ये चीजें लिख करके बता दी हमने, वेरी सिंपल। अब देखो, और भी तो हम है ना केमिकल रिएक्शंस को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। क्यों? सपोज करो हम लोग यहाँ रह रहे हैं अजमेर राजस्थान में, और राजस्थान में गर्मी पड़ती है बुरी वाली, मई जून में 40 डिग्री से क्रॉस हो जाता है टेम्परेचर, कहीं कहीं तो 45-48 तक भी पहुंच जाता है। तो अब कोई रिएक्शन हम हमारे यहाँ कर रहे हैं, टेम्परेचर उस रिएक्शन को ज्यादा चाहिए होता है, मान लो 45 डिग्री चाहिए होता है, वो गर्मी में मई जून में की हो गई। लेकिन अब वही रिएक्शन मान लो कोई जैसे स्टूडेंट है अपना, मान लो वो उत्तराखंड में बैठा है, लेह लद्दाख में बैठा है, और वहां पे टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। अब वो वही रिएक्शन वहां कर रहा है, फोन करके कह रहा है कि सर आपने पढ़ाया वीडियो में, हो हमारे तो हो ही नहीं रही रिएक्शन। तो मैं कहा भाई तू कुछ गलती कर रहा होगा बेटा। कहता है नहीं सर, आपने जो बोला सर वही किया मैंने, तो जैसे आपने की थी वीडियो में वैसे ही मैं कर रहा हूँ, मेरे से तो नहीं हो रही है, यहाँ पे हो ही नहीं रही। तो मैं कहा फिर भी कुछ तो फर्क होगा ना। तो बोले हाँ सर एक चीज हो सकती है सर, टेम्परेचर में डिफरेंस है सर, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। समझ रहे हो? जैसे खाना बनाने में भी अगर आप नोटिस करोगे ना, जो प्रेशर कुकर होता है, तो पहाड़ पर खाना बनाने में अलग टाइम लगेगा प्रेशर कुकर में, और हमें फ्लैट प्लेन पे या समुद्र के पास में अलग टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है ना। क्योंकि समुद्र के आसपास में जो हवा है वहां पर प्रेशर जो है काफी ज्यादा होता है ना। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो पहाड़ों पे थोड़ा कम हो जाता है। जैसे जैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का भी अमाउंट कम हो जाता है, सांस फूलती है। कभी अगर आप गए हो तो जम्मू गए हो, कश्मीर, या आप कभी उधर जाते हैं ना, अमरनाथ पे जाते हैं लोग, तो वहाँ पे तो चक्कर आ जाते हैं लोगों को, ऑक्सीजन कम रहती है ना वहाँ पे। जैसे जैसे जो एल्टीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता जाता है। समझ में आई आपको वाली बात? तो और भी इंफॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा ना कि ये केमिकल रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर हो रही है, सनलाइट में रखना है कि नहीं रखना है उसको, ये सारी बातें भी तो मेंशन हो सकती है ना। कोई और चीज डालनी पड़ती है क्या इसमें? वो बस। और तो कैसे बनाएंगे? देखो, अपार्ट फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ मैटर, हम रिएक्शन की कंडीशंस सच एज, देखो कौन सी कंडीशंस है हमारे पास में। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया। टेम्परेचर और प्रेशर तो आपको समझा दिया मैंने। कैटलिस्ट क्या चीज है? कैटलिस्ट कोई ऐसी चीज होती है जो उस रिएक्शन की रेट होने की रेट को चेंज कर देती है। जैसे मान लो क्रिकेट का मैच चल रहा है, धोनी खेल रहा है ना, तो धोनी सब चिल्ला रहे हैं धोनी 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 छक्का मार दो, धोनी छक्का, और धोनी को तो जो छक्का मार दिया। अब ये जो लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं धोनी धोनी, अब ये नहीं खेल रहे, लेकिन ये क्या, कौन है? कैटलिस्ट है।
हमारी देखो ना बात, हम स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते नहीं, लेकिन बड़ा भैया बोलता पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, पिट जाएगा तो। या चलो कोई एक अच्छे बहुत अच्छे भैया हैं हमारे जीवन में कोई, या कोई अच्छी दीदी हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो बोलते हैं बेटा देखो पढ़ोगे ना तो बहुत लोग रेस्पेक्ट करेंगे आपको, आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे, आपको वो मिलेगा क्या, शाबाशी मिलेगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, जो भी आप करोगे उसके लिए अच्छी पोस्ट मिलेगी सोसाइटी में, नाम होगा आपका। तो मोटिवेट करते हैं कि हाँ फिर तो पढ़ना चाहिए अपने को, है ना। तो ये क्या है, ये ऐसे लोग हमारी लाइफ में कैटलिस्ट हैं कि भाई आज आप लोग पढ़ोगे तो पॉसिबल है ना आप कल को आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आरएएस ऑफिसर, या फिर आप पता चले इंडियन नेवी में हो, या एयरफोर्स में आप पायलट हो, या फिर आप है ना किसी कमीशन में कोई अच्छा आपका पोस्ट है, या ऐसे देयर आर सो मेनी थिंग्स, डॉक्टर हो आप, या किसी मेडिकल कॉलेज के बहुत बड़े इंचार्ज हो आप, एमबीए हो, या ऐसा कुछ भी, सो मेनी थिंग्स। तो ये लोग क्या है हमारी लाइफ में कैटलिस्ट हैं। वैसे ही केमिकल इक्वेशंस में भी, केमिकल रिएक्शंस में भी कुछ एक जो चीजें होती है ना वो कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं। आप उसको केमिकल उसमें रिएक्शन हो रही है उसमें डाल दो उस चीज को, तो वो केमिकल रिएक्शन तेज होने लग जाएगी। लेकिन ये जो चीज हमने डाली है ना ये नहीं करती केमिकल रिएक्शन, ये बस तेज करवा देगी या थोड़ा स्पीड को जो है रेट को चेंज करवा देगी, केमिकल रिएक्शन के होने की रेट को, एटसेट्रा। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। ये जो एरो है ना हमारे पास में, इसी के ऊपर हम ये चीजें लिख देते हैं कि टेम्परेचर इतना चाहिए, कैटलिस्ट होना चाहिए ये वाला, या ऐसा। तो अब हम जो भी इस चैप्टर में केमिस्ट्री या इसके आगे वाले केमिस्ट्री के चैप्टर्स में जो भी पोर्शंस पढ़ेंगे ना हम लोग, तो वहां पर ये सारी चीजें अपन देखेंगे। बार बार जब केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे तो उनमें आएंगी ये। और फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखोगे तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे पास में, यहाँ पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की किससे रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन हो रही है। तो क्या हम देखते हैं कि कितने एटमॉस्फेरिक, ये एटीएम क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम किसकी यूनिट है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है ना हवा का, जैसे अभी अगर आप देखोगे हमारे ऊपर इतनी जोरी हवा है तो उसका प्रेशर लग रहा है ना अपने ऊपर, तो वो उसको नापने के लिए यूनिट क्या है हमारे पास में, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उससे क्या बन रहा है, CH3OH हमारे पास में बन रहा है। तो ये रिएक्शन में आप देख रहे हो कि हमने और वैल्यू ऐड कर दी कि इतना प्रेशर होगा तो होगी ये रिएक्शन, कम होगा तो नहीं होगी। फिर दूसरा देखोगे आप, ये वाली तो बहुत फेमस रिएक्शन है, CO2 है, H2O है, सनलाइट और क्लोरोफिल। कौन सी रिएक्शन है ये, फोटोसिंथेसिस वाली, अपन ने पढ़ी है ना फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन। तो ये फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है और ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये लिक्विड है यहाँ पर बन रहा है। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ लिखी। बोला सर सनलाइट नहीं होगी तो बोला नहीं होगी फोटोसिंथेसिस, बोला सर क्लोरोफिल नहीं होगा तो नहीं होगा ना। क्लोरोफिल पता है आपको और मेरे को, ग्रीन पिगमेंट है, उसके बिना करा लो आप। लो मैं देता हूँ आपको पानी देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत छोड़ता हूँ मैं, सभी छोड़ते हैं हम लोग, सांसें छोड़ रहे हैं, तो पानी में फूंक मारते रहो तुम बैठ करके धूप में, कुछ नहीं होना। क्लोरोफिल चाहिए वहां पे, क्लोरोफिल करता है काम। तो ये चीज हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है ना, ये नेसेसरी जो भी कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमने वहां मेंशन कर दी। अब आगे देखोगे तो आगे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या प्रैक्टिस कर लेते हैं, दिमाग की थोड़ी कसरत करवा लेते हैं हम लोग, थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं। पेज नंबर 6 है हमारी बुक में, उसमें 2-3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो ले लेते हैं, देखो क्या है। तो हम 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, 1 2 3। तो हम 2 से शुरू कर रहे हैं। आप बोलोगे सर 1 कहाँ गया, अरे 1 कराएंगे यार, अभी टेंशन मत लो आप। तो राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब जो हमारे पास में केमिकल रिएक्शन दे रखी है, कौन सी, ये वाली, इसके लिए हमें कहा गया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लिख करके बताइए। वेरी सिंपल, करना ही क्या है, तो यहाँ पर हमें लेना है हाइड्रोजन। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास में H2 की फॉर्म में होती है। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का एटम अकेला हमें नेचर में नहीं मिलता है, किसी से इसको दोस्ती करनी ही होती है तो ये खुद से कर लेता है, जब तक किसी पक्के आदमी से, किसी और से इसकी दोस्ती इसके पक्के दोस्त से ना हो। अब हमें क्लोरीन लिखना है, तो सेम चीज क्लोरीन के साथ में होती है। क्लोरीन भी कैसे मिलती है, Cl2 मिलती है। क्लोरीन का अकेला एटम नहीं मिलता है, Cl2 हमें देखने को मिलती है। और एरो बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl। बोला हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है सर, तेजाब, एसिड, खतरनाक, वेरी खतरनाक, वेरी डेंजरस। मार्केट में आधार कार्ड का फोटोकॉपी निकाल के साइन करके फिर देना पड़ता है साइंस इक्विपमेंट्स वालों को, तो देते हैं वो, स्कूल को देते हैं, इंस्टीट्यूशंस को देते हैं जो उसको यूज करेंगे। समझ में आई, ऐसे ऐसे भी नहीं उठा के देते किसी को भी। तो ये एसिड है हमारे पास में। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ये जो हमने लिखी है ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है,
स्केलेटल ढांचा है। इसमें आप नोटिस करोगे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का एक ही एटम है। क्लोरीन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, क्लोरीन का यहाँ पर एक ही एटम है। तो अब क्या करें हम, डब्बे बनाएं, डब्बा बनाओ डब्बा बनाओ डब्बा बनाओ, फिर वो टेबल बनाओ, लिखो कौन कितना है। अरे नहीं भाई नहीं, कोई जरूरत नहीं। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो कि सर हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, हाइड्रोजन और क्लोरीन वहां पे एक एक है। तो पहला स्टेप क्या था, सबसे ज्यादा नंबर किसका है वो देख लो। तो अब हाइड्रोजन का भी ज्यादा ही है, क्लोरीन का भी ज्यादा ही, इक्वल ही है, तो कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो चलो मान लो मैं क्लोरीन को बैलेंस कर रहा हूं। पहले मैं किसको बैलेंस करना चाहता हूं, क्लोरीन को। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 2, वहां कितने हैं, 1। अब एक बात तो क्लियर है कि मैं यहां 2 नहीं लगा सकता नीचे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते। 2 करना है इसको मेरे को, तो मैं 2 कहां लगा दूं, मैं अगर आगे लगा दूं 2 तो मेरा काम हो जाएगा। क्लोरीन 2 हो जाएंगे ना, HCl के 2 ले लिए ना मॉलिक्यूल सीधे, HCl और HCl, तो एक Cl पहले में एक Cl दूसरे में, काम हो गया। अब यहां नोटिस कर रहे हैं कि हाइड्रोजन भी अपने आप 2 हो गए यहां पे, क्योंकि पूरा फॉर्मूला ही 2 बार आ गया ना, तो हाइड्रोजन भी 2 बार हो गए। और जब हाइड्रोजन यहां 2 बार हो गए तो यहां पर 2 बार है, हो गई बैलेंस खत्म। सिंपल है, हो गई ना बैलेंस। इतना आसान है, कोई डब्बे नहीं बनाने, कोई टेबल्स नहीं बनानी बार बार, सिंपल, वेरी सिंपल। देखो इसके बाद देखो दूसरा दे रखा है हमें बेरियम क्लोराइड। अब देखो इन फॉर्मूला की आपको 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार जब आप इनको देखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आप बोलोगे कि सर बेरियम क्लोराइड हमें एकदम से कैसे बना देंगे सर हम फॉर्मूला। देखो सही बात है, मैं समझ रहा हूं आपका दर्द दुख, लेकिन रास्ता कोई नहीं है हमारे पास में। बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम होता है एल्यूमिनियम Al, सल्फेट होता है SO4। अब ये फॉर्मूला बनेगा यहां पर एल्यूमिनियम Al2SO4 होल थ्राइस। आप बोलोगे सर यहां तो आपने हमारा दिमाग ही घुमा दिया सर, ये कैसे। तो देखो ये हमारे 9th क्लास का जो कुछ एक टीचिंग्स है ना, वही हमें सता रही है यहां पर। देखो कैसे होगा, ध्यान दो। ये फॉर्मूला कैसे बना, तो ये सारा कंसेप्ट है वैलेंसी का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 9th का टॉपिक है बेटा। तो देखो हमें कैसे समझना पड़ेगा, जो बेरियम है ना, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है। वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कंबाइन करने की कैपेसिटी, मतलब यहां यूं समझो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कैपेसिटी, या इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी, या इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी। कुल मिला के बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है ना, वही एक तरह से हम कह रहे हैं वैलेंसी। अच्छा क्या है यहाँ पर, बेरियम की 2 है। बेरियम मेटल है, बेरियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। मैं आपको खूब सारी बातें बताऊंगा। जैसे मेटल की एक बात बता रहा हूं मैं अभी आपको, मेटल्स वो चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती हैं, केमिस्ट्री में हम ऐसा डिफाइन करते हैं। नॉन मेटल कौन होती है, जो इलेक्ट्रॉन लेती है। तो हम ये जो भी फॉर्मूलाज बनाते हैं ना, उनमें हम पहले इलेक्ट्रॉन देने वाले को लिखते हैं, फिर लेने वाले को लिखते हैं। मतलब इन जनरल अगर मेटल होगा तो पहले मेटल को लिखेंगे, फिर नॉन मेटल को लिखेंगे। तो बेरियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो पहले इसको लिखा। क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले पाता है, नॉन मेटल है, फिर इसको लिखा। तो अब फॉर्मूला कैसे बना, बेरियम कह रहा है मैं 2 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं दूंगा, क्लोरीन कह रहा है मेरे को 1 ही चाहिए साहब, 1 दे दो ना, खत्म करो ना। बेरियम कह रहा है मैं दूसरे का क्या करूंगा, मेरे को चाहिए ही नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है, तो क्लोरीन कहता है अच्छा साहब ठीक है रुको आप। क्लोरीन अपने दोस्त को जाके एक और को बुला के ले आता है, कहता है साहब ये भी मेरे जैसा ही है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप हमको 1-1 दे दो, खत्म करो। बेरियम कहता है हाँ ये ठीक है, ये कर सकते हैं अपन। तो बेरियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन है दे देता है, क्लोरीन ये रहा इसके पास में। तो फॉर्मूला हमें 9th स्टैंडर्ड में कैसे सिखाया था कि ऐसे बनाओ, ये 1 तो बेरियम के साथ आ जाएगा Ba1, और Cl के साथ में 2 आ जाएगा 2। लॉजिक क्या है कि 2 क्लोरीन आए हैं 1-1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो इनकी वैलेंसी ऐसे लिखनी होती है और फिर क्रॉस करके लिखनी होती है ऐसे। 1 हम लिखते नहीं है इन जनरल, 2-3 होता है तो ही लिखते हैं, 1 लिखते नहीं है, उसका अंडरस्टूड है, नहीं लिखा हुआ है तो 1 है। यहाँ क्या है सेम, एल्यूमिनियम जो है इसकी वैलेंसी होती है 3। SO4 ये जो है ना, ये जो चीज है, ये दरअसल एक पॉली एटॉमिक आयन होता है। क्या होता है बोलो, यहाँ ध्यान दो, ये होता है एक पॉली एटॉमिक आयन। पॉली का मतलब होता है खूब सारे, एटॉमिक मतलब एटम, तो ये एक आयन है जिसमें खूब सारे एटम हैं। तो और आयन का मतलब क्या होता है, जिस पर फ्री चार्ज हो, प्लस हो या माइनस का कोई चार्ज हो इसके पास में। तो ये इसके पास में चार्ज है 2- होता है ना, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। दरअसल इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, देखो एल्यूमिनियम कहता है मैं 3 से कम दूंगा नहीं,
सल्फेट कहता है मेरे को 2 ही चाहिए यार, मेरे को मतलब ही नहीं, आप कर लो क्या करना है, मेरे को तो 2 ही चाहिए, मैं 3 ही लूंगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, 3 सल्फेट आ जाते हैं, SO4 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 3 बार आ जाते हैं, 1 2 3, एक को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 2 2, टोटल कितने हो गए 6। टोटल रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी इनकी 6 इलेक्ट्रॉन्स की। और एल्यूमिनियम कितने आ जाते हैं 2, एक एल्यूमिनियम कितने डोनेट कर सकता है 3, 2 एल्यूमिनियम कितने डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, बोलो 6। तो ये दोनों मिलके 2 एल्यूमिनियम मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और SO4 3 मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स को 2 2 2 2 करके ले रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, Al2SO4 होल थ्राइस, इसको क्या पढ़ेंगे होल माने पूरा, SO4 पूरा थ्राइस। अब मान लो एक बार के लिए अपन ये डब्बा नहीं बनाते और Al2SO4 3 लिख देते, तो यहां तो ये 43 हो जाता, समझ ही नहीं आता ना इसका क्या मतलब, 43 ऑक्सीजन क्या मतलब है इसका, फॉर्मूला बिगड़ जाता। तो इसलिए डब्बा बनाया और फिर नीचे 3 लिखा है। क्या बोलते हो, बोलो। तो देखो यहां पर अब आगे क्या है हमारे पास में, बेरियम सल्फेट। तो सिंपल है, अब बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और सल्फेट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बेरियम ने 2 दिए, सल्फेट जो SO4 है उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, खत्म, BaSO4 फॉर्मूला बन गया। सेम यहां देखोगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम अभी हमने सीखा था कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है 3, क्लोरीन कितने ले सकता है 1, तो एक एल्यूमिनियम से जुड़ने के लिए कितने क्लोरीन आएंगे, 3 क्लोरीन आएंगे, क्योंकि एक एल्यूमिनियम 3 दे रहा है ना, तो क्लोरीन लेने के लिए 3 को आना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही ले सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AlCl3। लगा आइडिया, लगा बेसिक आइडिया लगा कि कैसे बना रहे हैं अपन ये फॉर्मूलास। और भी फ्यूचर में जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, 2 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो आगे क्या है, इसको बैलेंस करना है अब अपने को। ठीक है साहब, कैसे, किसको चुने सबसे पहले, ये बड़ा चैलेंज होता है। तो हमें तो पता है ना, जिसका नंबर सबसे ज्यादा हो उसको चुन लो। तो यहां पर सबसे ज्यादा नंबर किसका है, इसमें ध्यान दो आप, ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। यहां पर कितने ऑक्सीजन, 4 3 12, 12 ऑक्सीजन के एटम्स हैं यहां पर। और उस तरफ अगर अपन देखें तो 4 हैं ऑक्सीजन वहां पे, बस क्या करें साहब। तो 12 है यहां पर है केवल और केवल 4, तो यहां आगे अगर मैं 3 लगा दूं, पूरा फॉर्मूला 3 बार ले लूं यही चीज, तो ऑक्सीजन 3 बार मतलब 4 बार 4 बार 4 बार, तो 4 4 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहां पर। और यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि सर ये 12 बार कैसे हो रहा है, तो Al2SO4 को कितनी बार ले रहे हैं हम लोग, कितनी बार, तो क्या एक ही बार ले रहे हैं, ध्यान दो। Al2SO4 3, एक ही फॉर्मूला में SO4 कितनी बार है, 3 बार है, और एक SO4 में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। तो 4 3 टाइम्स 12 हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं अगर डब्बे बने हुए हो तो 4 3 टाइम्स 12। समझ में आई। तो ये हमने किसको बराबर कर दिया, SO4 को हमने इक्वल कर दिया दोनों साइड्स में। क्लियर है। देखिए आगे, देखें आगे अब हम लोग नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे हम लोग आगे, कि और किसको चेक करें बैलेंसिंग के लिए, कि हम चलो एक काम करते हैं, एल्यूमिनियम को चेक करते हैं। एल्यूमिनियम यहां पर कितने हैं, 2 हैं, यहां पर कितने हैं, 1 ही है। तो क्या करें, अगर मैं यहां 2 लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। देखो आप, यहां भी एल्यूमिनियम 2 हो गए, यहां भी एल्यूमिनियम 2 हो गए। अब एक काम करते हैं, क्लोरीन को चेक कर लेते हैं। क्लोरीन यहां पर कितने हैं, 2 हैं, यहां पर कितने हैं, क्लोरीन 2 3 6, और यहां पर कितने हैं, केवल और केवल 2। अगर मैं यहां पर 3 लगा दूं तो 3 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब और चेक करो, बेरियम को चेक करो। बेरियम यहां पर 3 हो गए और यहां पर बेरियम कितने हैं, 3 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सल्फर को चेक करते हैं, एस को, एस कितने हैं, 3 है, सल्फर यहां पर कितने हैं, 3 है। देखो टोटल इस फॉर्मूला 3 बार है ना, ये चीज पूरी डब्बे वाली, तो सल्फर 3 बार हो गया। तो एस सल्फर यहां पर भी 3 बार है, देखो ये पूरी चीज 3 बार है, तो 3 बार सल्फर हो गया। ऑक्सीजन को हमने 12 और ऐसे 3 4 टाइम्स करके 12 बैलेंस कर ही दिया था। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सब कुछ बैलेंस हो गया। क्लोरीन को भी बैलेंस कर दिया अपन ने। तो ये है हमारे पास में बैलेंस्ड इक्वेशन। कोई हमें डब्बे नहीं बनाने, कोई हमें टेबल्स नहीं बनानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल, कीप इट सिंपल। बढ़े आगे, वीडियो पॉज कर लेना, लिख लेना। इनके भी फॉर्मूला इस तरह से बनाना चाहो तो बना लेना कि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, SO4 की भी 2 होती है, तो ये क्या हो गया, Ba2SO42। इसका मतलब क्या हुआ, 2 बेरियम 2 सल्फेट से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब एक एक से जुड़ा हुआ है, तो 2 2 लिखने की क्या जरूरत है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है यहां पर हमारा, BaSO
4, ये 9th का टॉपिक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम कह रहे हैं सेम यहाँ लिख लो आप, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है हमारे पास में 3, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1, क्रॉस करके लिखो तो AlCl3, Al1Cl3, 1 लिखते नहीं है पर, सिंपल। आगे देखो, फिर हमें दे रखा है यहाँ पे तीसरा सेम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। क्या कहा है क्वेश्चन में, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम क्या होता है Na, ये मेटल है हमारे पास में, प्लस वाटर, वाटर क्या होता है H2O, क्या बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। हाइड्रोक्साइड आप जहां पर भी देखो ना तो वहां पर आप समझ जाना कि OH लिखना है अपने को। अच्छा, हाइड्रोक्साइड भी क्या है, डायटोमिक आयन है एक हमारे पास में, डाय माना 2 होता है, 2 एटम वाला आयन है। OH माइनस, हाइड्रोक्साइड दरअसल क्या होता है OH -1, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ये ध्यान रखना है बस आपको। और हाइड्रोजन बन रहा है यहां पर, तो हाइड्रोजन क्या लिखेंगे हम लोग H2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग H2 लिखेंगे। समझ में आ रही है आपको वाली बात, सिंपल है। तो देखो NaOH प्लस H2। अब अपन एक बार देख लेते हैं इक्वेशन का क्या हिसाब किताब है, यहाँ पर बैलेंस है कि नहीं है ये वाली इक्वेशन। तो सबसे पहले किसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, हम हाइड्रोजन से शुरू करेंगे। यहाँ पर क्यों करेंगे हाइड्रोजन से शुरू, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है और इस तरफ हाइड्रोजन के 3 हमारे पास में एटम्स हैं। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है तो हाइड्रोजन को शुरू करेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, कैसे करें, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला होता है, ध्यान दो। अब अगर मैं डायरेक्टली मान लो यहाँ पर 2 लगाऊं तो ये तो 4 हो जाएंगे, 3 नहीं होंगे। या फिर मैं मान लो 3 लगा दूं तो ये 6 हो जाएंगे, उधर तो 3 है मेरे पास में, क्या करें। तो एक काम कर सकते हैं ना, अगर यहाँ पे अलग अलग हैं तो पहले अगर मैं मान लो यहाँ पर 2 लगा दूं एक बार के लिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे टोटल 4, 2 ये रहे 2 ये रहे, 4 हो गए। और यहाँ पर 2 ही हैं, और अगर मैं यहाँ पर भी 2 लगा दूं तो 4 हो जाएंगे ना। थोड़ा लॉजिक लगाना है, देखो मैथमेटिक्स वाली बात है, यहाँ पर लॉजिकल होना पड़ेगा, रटने वाली बात नहीं है। क्या रिएक्शन चेंज, फिर नए तरीके से सोचना पड़ेगा, नई केमिकल रिएक्शन नए तरीके से सोचना पड़ेगा कैसे बैलेंस करनी है, और बैलेंस करनी है। हो गया, तो ये 4 टाइम्स, ये भी यहां पर इस तरफ भी 4 टाइम्स हो गया, सिंपल है। ऑक्सीजन यहां पर 2 है, ऑक्सीजन यहां पर भी 2 है, बोलो और कुछ। अच्छा, सोडियम को देखें, सोडियम यहां पर 2 है, सोडियम यहां पर 1 ही है, तो यहां 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। अब आप देख लो, चेक कर लो, ऑक्सीजन भी 2, सोडियम भी 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, खत्म, हो गई बैलेंस। आ रहा है, मजा आ रहा है, बढ़े आगे बढ़े, थक गए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आज का लेक्चर को यहीं अपन रैप अप कर लेंगे और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्या दिखा रखा है अपने को, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, मतलब हमने किसका किसका सॉल्यूशन लिया है, यहां पर हमें कह रहा है बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, दोनों को ही पानी में घोल के लिया अपन ने, लिखते हैं अपन। तो पहला है बेरियम क्लोराइड, BaCl2, पानी में मतलब AQ, क्या लिखेंगे AQ। पिछली वाली रिएक्शंस में हमें कुछ दिया ही नहीं था सॉलिड लिक्विड गैस, तो हमने लिखा भी नहीं। यहां हमें बोला है, देखो क्या लिखा है इसमें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है विद स्टेट सिंबल्स। भाई सॉलिड है कि लिक्विड है कि क्या है वो भी आपको लिखना है, तो अपन ने बता दिया एक्वस से। और क्या बोला अपने को, और बोला है इनकी रिएक्शन बेरियम क्लोराइड है प्लस सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। अब देखो नया फॉर्मूला बनाना है। SO4 का वैलेंसी कितनी होती है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी पीछे बताया था मैंने आपको। सोडियम की 1 होती है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हमेशा याद रखना। तो 2 सोडियम मिलकर के एक SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ऐसे होता है। अब ये कैसा है, ये भी एक्वस है, इसने बोला है ना वाटर में है, दोनों सॉल्यूशंस पानी में ले रहे हैं अपन। हाँ ठीक है साहब। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। अब इनसे एक चीज बन रही है जिसका क्या नाम है बेरियम सल्फेट, BaSO4। और ये कह रहा है ये कैसी है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ध्यान दो इधर, इनसॉल्युबल इन वाटर क्या मतलब है, मिट्टी लो, मिट्टी पानी में घोलो, घुलती है क्या, नहीं घुलती, घुमाओ नहीं, थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। तो मिट्टी तो सॉलिड की सॉलिड ही है, तो ये भी सॉलिड का सॉलिड है ना, इनसॉल्युबल, घुल नहीं रहा मतलब सॉलिड, हटाओ पर। एंड दी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है किसका, सोडियम क्लोराइड बोले तो नमक, NaCl का क्या बन रहा है हमारे पास में सॉल्यूशन, क्योंकि हमें पता है ये तो घुल जाता है पानी में, NaCl में कोई दिक्कत नहीं आती।
तो ये हमने इक्वेशन तो लिख दी, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं एक करके। ऑक्सीजन देखें, वही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही दिख रहा है मेरे को, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर देख लो, यहाँ पर और वहां पर एक एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोडियम देख लेते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है राइट हैंड साइड में। क्या करूं, आगे 2 लगा दो सर, काम हो गया। अब क्लोरीन कितने हो गए, यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गए और यहाँ पर क्लोरीन 2 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेरियम को देखोगे तो बेरियम 1 है, बेरियम राइट हैंड साइड में भी 1 है, बैलेंस हो गई पूरी इक्वेशन। आप आराम से रुक करके इसको चेक कर सकते हो गया, चेक हो गया। बड़े आगे बढ़े, बस बस होने वाला है, टेंशन ही मत लो। ये हमारे पास में एक और दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH इन वाटर, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। किससे रिएक्शन हो रही है, HCl, बोले तो हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन इन वाटर। ये भी कैसा है, सॉल्यूशन है इसका, एक्वस है। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। इससे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, देखो यहां पर NaCl प्लस, और क्या बन रहा है हमारे पास में, वाटर। क्या लिया अपन ने, देखो हमने क्या लिया, NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घोल लिया, फिर क्या लिया हमने, HCl लिया, क्या है हमारे पास में, एसिड है, वाटर में मिला लिया इसको। इससे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl बना रहे हैं, एंड वाटर हम लोग पानी बना रहे हैं। यहाँ पर समझ में आई आपको वाली बात। अब देखो आप यहाँ पर बैलेंसिंग चेक करनी है, तो फिर हाइड्रोजन ही दिख रहा है मेरे को सबसे ज्यादा, 2 है यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 है, 1 और 1 2, कुछ नहीं करना। ऑक्सीजन देखो यहाँ 1 है, वहां भी 1 है, कुछ नहीं करना। Na सोडियम कितना है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कुछ नहीं करना। क्लोरीन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बोलो कुछ नहीं करना, हो गया। काफी सारी रिएक्शंस ऐसे भी मिलेंगी आपको, काफी नहीं कुछ एक मिलेंगी जिनको कुछ करना ही नहीं, बस आप चेक करोगे, बोला तो बैलेंस्ड है, इसको क्या करें, बोले कुछ नहीं करना, छोड़ दो, सिंपल। नेक्स्ट देखो, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था ना हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, लेकिन अपन सेकंड से शुरू कर रहे हैं, सेकंड थर्ड अपन ने किया अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन अब ले रहे हैं। अच्छा क्या क्वेश्चन है, कल के वीडियो से, लास्ट वीडियो से आपको याद आ गया होगा। क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हवा में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें उसको साफ करना पड़ता है। हमने देखा था कल सैंड पेपर से अपन ने उसको साफ किया था, तो वो क्यों करना पड़ता है, हमने आंसर समझ लिया था। आंसर क्या है कि मैग्नीशियम जो है एक रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये क्या करता है, हवा में पड़े पड़े ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है ऊपर। तो वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है ना, वो इसको प्रॉपर्ली जलने नहीं देती, और उस लेयर को हटाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से साफ करके उस लेयर को हटा देते हैं, फिर इसको जलाते हैं, तो मस्त एकदम ब्राइट फ्लेम के साथ में जलता है, हमें मजा आ जाता है। बोलो समझ में आया क्या, क्लियर है क्या ये चीज। बड़े आगे बढ़े, तो बस अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और ये जो टॉपिक है अपन एक काम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है ना। बढ़िया मजा आया आप लोगों को पढ़ा करके, आई होप आपको भी पढ़ करके मजा आ रहा है। लाइक करना मत भूलो, कमेंट्स करो, शेयर करो, जितनों तक भेज सकते हो भेजो, और इस तरह से ही अपन आगे भी एक्सपेरिमेंट्स करते चलेंगे, प्रैक्टिकल्स करते चलेंगे। और अगर कोई भी डाउट्स क्वेरीज अगर आपकी थी तो आप प्लीज उनको कमेंट्स में लिख दिया करो, उनको भी जरूर से हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।